वृंदापुर गांव में पीलू रहती थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और माँ घर का काम किया करती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पाँव टूट जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी। घर में शादी के लायक लड़की बैठी है और इनके हाथ पाँव टूट गए हैं। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसा भी तो नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो। अच्छी बात तो ये है कि पिताजी की जान बच गई है और इनके इलाज के लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे शुद्ध घी के लड्डू बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मैं शुद्ध घी के लड्डू को ले जाकर घर घर बेचा करूंगी। लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना पीलू। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उन्हें इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू शुद्ध घी के लड्डू बनाना शुरू कर देती है और उसको अपनी एक टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, शुद्ध घी के लड्डू। लड्डू ले लो लड्डू, शुद्ध घी के लड्डू। ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक लड्डू खिला मुझे, अगर अच्छे हुए तो 1 किलो ले लूंगी। पीलू का लड्डू खाकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है, ये शुद्ध घी के ही है ना। 1 किलो मुझे दो और मैं तो अब इसे पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि पीलू कितने अच्छे लड्डू बना रही है। थैंक यू सुंदरी दीदी। ऐसे ही पीलू दिन रात मेहनत करती है और शुद्ध घी के लड्डू बनाती है। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। माँ, पापा, लड्डू अच्छे से बिक रहे हैं। कुछ ही दिनों में इतने पैसे आ जाएंगे कि पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकेंगे। वाह बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। ये देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है क्योंकि उसके महंगी मिठाई की दुकान में अब कोई नहीं जा रहा था। इस पीलू के लड्डू को खराब करना ही होगा। मैं मिलावटी मिठाइयाँ बेच कर इतनी बड़ी दुकान बनाया हूँ। इस कल की पिद्दी के कारण इसको बंद तो नहीं कर सकता हूँ ना। इसको मजा चखा कर रहूँगा। अगले दिन पीलू कालू की दुकान से सामने से गुजर रही थी। तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है। पीलू, हमने तुम्हारे शुद्ध घी की लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई है, मुझे 500 लड्डू चाहिए। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आपको 500 लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर तुम ऑर्डर नहीं पूरा कर पाई तो तुम्हारी खैर नहीं। इस पीलू के लड्डुओं को खराब करना ही होगा। जाबाज जी, आप मुझसे लड्डू लिए करते थे, अब क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपको 501 लड्डू दूंगा। तुम्हारे लड्डू अब मेरे नौकर भी नहीं खाते हैं और मुझे क्या भिखारी समझ के रखा है जो 1 लड्डू ज्यादा दोगे? भागो यहाँ से। ये सुनकर कालू की बेइज्जती हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पीलू से बदला लेने की ठान लेता है। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक केमिकल के पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब इस पिद्दी को जाबाज से पिटवाऊंगा। कालू लड्डू में पाउडर छिड़कने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अंधेरे में गरम गरम चाशनी की कढ़ाई में गिर जाता है और चीखने लगता है। अरे बचाओ बचाओ। तो पीलू वहाँ आती है। अरे कालू, तुम। फिर पीलू कालू को बड़े चम्मच से निकालती है। मैं तुम्हारे लड्डू बर्बाद करने के लिए आया था। इस केमिकल के साथ मुझे माफ कर दो पीलू। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज के आदमी पहुँच जाते हैं। ये जाबाज जी के सिक्योरिटी गार्ड है। मेरे यहाँ लड्डू की सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। अब तुम इनसे पीटने से नहीं बच सकते कालू। इस तरह से कालू की पिटाई हो जाती है और पीलू के लड्डू खाकर जाबाज के रिश्तेदार पीलू की बहुत तारीफ करते हैं। अब पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताजी चीज,
और ताज़ी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो। ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी? आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कौवे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इससे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। भागलपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में पुराने कुएं से पानी निकालता था और पूरे खेत में सिंचाई करता था, लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं होती थी। वो लोग बहुत तरह की फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती है। सुनिए जी, खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर मजदूरी करने लगती हूँ, क्या किसी के घर में काम करने लगती हूँ। कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा। इस खेत में कितनी ही काम करो, बेकार है। अरे नहीं पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने ये खेत मुझे दिए हैं। मैं इस खेत में अगर किसानी बंद कर दूंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुँह दिखाऊंगा। और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, ऐसे मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, तुम्हारा कहना सही है कि घर के लिए कमाई होनी चाहिए, तो तुम कहीं पर काम कर लो। मैं इस खेत में फसल बोता रहूंगा क्योंकि ये मेरे लिए माँ जैसी है। अगर इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो यहाँ लोग शराब पीने लगेंगे और यहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। ठीक है जी। फिर पीलू लोगों के घर काम करने लगी और बंटी खेती जारी रखता है
और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता था। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब देखिए इन्हें क्या हुआ है। सुनो बबलू भाई, आप अब बहुत कमजोर हो गए हो धूप में काम कर करके, कुछ महीने आराम करो। लेकिन अभी तो बीज बोने हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। बबलू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। पीलू कुएं से पानी निकालने लगी है। तभी उसमें से एक बाल्टी भर रुपये निकल आते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? तभी उसके खेत से एक देवी प्रकट होती है। बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ। तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बबलू, आज के इस लालच के जमाने में तुमने गरीबी झेली, लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी फसल नहीं उगने दे रही थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस कुएं से पैसे निकलेंगे और तुम और जमीन खरीदकर लोगों के लिए अनाज उगाओ, उनका पेट भरो। मेरा आशीर्वाद है तुम पे। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू, हिरन और चुनू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुनू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी, मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों, वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओह, अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है, वो जो हम पिछली
बार आए थे तब आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। हातियापुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती किसान था। वो साल भर मेहनत करके नींबू किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू और बबलू देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर काम देवी का आशीर्वाद लेकर ही किया करते थे। पीलू, इस बार मैं खास पहाड़ी नींबू की फसल बोया हुआ हूँ और बहुत अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई का भी काम किया है और खास ख्याल रखा हूँ। तुम देखना, इस बार देवी माँ की कृपा से बहुत बढ़िया नींबू की फसल होगी। हमारे सारे दुख तकलीफ हमेशा के लिए मिट जाएंगे। देवी जी करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक ही नहीं बचेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही कड़क सेठ का बहुत कर्ज है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, बबलू भाई साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों पर कड़क सेठ का कितना उधार है? ऐसा करो पीलू बहन, तुम मेरे घर आज से काम शुरू कर दो। आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना पका देना, घर की साफ सफाई कर देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़े पैसे खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती थी। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी नींबू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि उसमें नींबू नहीं उगे हैं। इसी तरह से सारे पौधे चेक करता है, लेकिन किसी में भी नींबू नहीं उगे होते हैं। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में नींबू क्यों नहीं उगे हैं? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में फसल क्यों नहीं उग रहा है? ये बंजर जमीन भी तो नहीं है, लेकिन हर बार फसल बेकार हो जाता है। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो हमारी? अब आप ही इस मुसीबत से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा और पीलू का जीव आप ले लो। हम वैसे कर्ज के कारण नहीं जी पाएंगे। ऐसा सोचकर बबलू रोने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके आंसू उसकी फसल में गिर जाती है तो अचानक से खेत में सोने की नींबू उग जाते हैं। नींबू की चमक झलकने लगती है तो बबलू उन्हें देखता है। हे देवी माँ, आपकी बहुत कृपा है। आपने मेरा और मेरी पत्नी का जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के नींबू आ गए हैं। अब मेरा उधार चुक जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के नींबू भर लेता है। बबलू एक सोने का नींबू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के नींबू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग नींबू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है देवी माँ की कृपा से सुंदरी बहन। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बेचने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में नींबू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी नींबू की फसल ही नहीं हुई है तो आपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो और अपने तो पूरे कर्ज भी चुका दिए हो। इसके बाद बबलू पीलू को सोने के नींबू से भरी हुई बोरी दिखाता है। खिड़की से सुंदरी भी उस सोने की नींबू की बोरी देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे कब्जे में होना चाहिए। ऐसे सोचकर वो उनके घर चली जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब नहीं हो रहा होगा। ऐसा करो,
तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाओ, ऐसे बोल के जाती है। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लाती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं तो वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के नींबू चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो नींबू उठाती है, एक नींबू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर में गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ आ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज खाना क्यों खिला रही है। ये हमारे पीछे हमारे सोने की नींबू चुराना चाहती थी, लेकिन देवी माँ की कृपा से ये सब बच गए और उसका छुआ हुआ नींबू पत्थर में बदल गया। उसकी तो टांग ही टूट गई है। लालची सुंदरी को सबक मिल गया होगा। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से इसको सजा मिली। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये नींबू जब तक हमारे घर में रहेंगे ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। इनके चोरी होने का डर बना रहेगा। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने की नींबू को छुपा देते हैं। बंटी और पीलू बहुत सरल स्वभाव के देवी के भक्त थे और जीवन में बहुत मेहनती और ईमानदार थे। इस वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं से देवी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दी। बंटी के निकले हुए आंसू से सोने के नींबू खेत में उग गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने का नींबू पत्थर में बदल गया और उसी के पैर पर गिरकर उसका पैर तोड़ दिया। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों देवी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये
सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है। दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़कर आया हूँ जहाँ से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। बागलपुर गांव के जंगल में पीलू मिठाई बेचने का काम किया करती थी। उसकी बनाई हुई जलेबियाँ लोगों को बहुत पसंद आते थे। गर्मा गर्म जलेबियाँ खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वाह पीलू, ऐसी जलेबी तो मैं 1 किलो भी खा जाऊं तो भी मेरा मन नहीं भरेगा। ऐसे ही एक दिन पीलू से मिलने के लिए उसकी एक सहेली सुंदरी आती है। पीलू, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मिठाई के बारे में बहुत सुना है। गरम जलेबी तो बहुत ही मशहूर है तुम्हारी। कितना कमा लेती हो बहन? सुंदरी, भगवान की दया से इतना कमा लेती हूँ कि एक जमीन खरीदने की सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। अच्छा ऐसा है तो मैं सही समय पर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम शहर चलो और वहाँ पर जलेबी का काम शुरू करो। शहर में तुम्हारी जैसी जलेबी कोई नहीं बनाता है। वहाँ तो तुम बंगलो बना लोगी, इतने पैसे मिलेंगे वहाँ। अरे नहीं, शहर तो क्या, मैं तो दूसरे गांव भी नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत खर्चा आता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बहन, मैं हूँ ना। मेरे शहर में करोड़ों का कारोबार है, पूरा शहर मुझे जानता है। तुम मुझे अपनी दुकान के लिए पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ व्यवस्था कर दूंगी। फिर तुम वहाँ आकर जलेबियाँ बनाना, लोगों की लाइन लग जाएगी। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई सुंदरी को दे देती है और शहर जाने के सपने देखने लगती है। एक हफ्ते के बाद पीलू शहर जाती है। पीलू सुंदरी को फोन करती है लेकिन सुंदरी फोन नहीं उठाती है। ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाता है लेकिन पीलू को सुंदरी का कोई पता नहीं चलता है। सुंदरी मेरी बचपन की सहेली है, मैंने उस पर भरोसा करके अपनी पूरी कमाई दी थी, मुझे उसने धोखा दी है। पीलू ये सोचकर रोने लगती है लेकिन फिर जल्दी ही अपने दुख से उबर जाती है। तुम मुझसे मेरे पैसे ले सकती हो सुंदरी, लेकिन मेरी जलेबी बनाने की कला नहीं। मैं शहर में जलेबी बनाऊंगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के साइड में जलेबियाँ बेचने लगती है और कुछ दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन उसे सुंदरी दिखाई देती है। सुंदरी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दी हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पीलू, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग शहर में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं लेकिन सब यहाँ की भीड़ में फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। मैं चली। ये कहकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू सोचती है कि सुंदरी के धोखे ने उसे एक नया रास्ता दिखाया है कि अब वो शहर के भीड़ भाड़ में भी कुछ अलग करे। अगले दिन से पीलू एक नया आइडिया लगाती है और काली जलेबियाँ बनाना शुरू कर देती है। काली जलेबियाँ देखकर शहर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे यहाँ क्या काली जलेबियाँ, मैंने तो कभी नहीं देखी। ये काली जलेबियाँ शुद्ध खोवे की होती है। बहुत पहले मेरे पिताजी इसे गांव में बनाते थे। सच में ये तो कमाल की है माँ। इस तरह से पीलू अपनी होशियारी और मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, एक स्कूल में मोंटी नाम का हाथी पढ़ता था। मोंटी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे पर इसके बावजूद वो नहीं पढ़ता था। एक दिन लंच के दौरान उसने देखा
कि पीहू लोमड़ी अभी भी पढ़ रही है, तो वो उसके पास गया। पीहू तुम अब भी पढ़ रही हो? चलो खाना खा लेते हैं, लंच हो गया है। थोड़ी देर और मोंटी, बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला है। और वैसे भी मैडम आज सबका प्रोजेक्ट चेक करेंगी ना। तुमने कर लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट? नहीं, अभी नहीं किया। और वैसे भी अभी तो बहुत समय है, मैडम को तो 8वें पीरियड में आना है ना प्रोजेक्ट चेक करने, तब तक मैं कर लूंगा। मोंटी बहुत ही आलसी था, वो आज का काम कल पर ही थोप देता था। वहीं पीहू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी, वो हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेती थी। रहने दे, मुझे तो लगता है आज तू इसी में लगी रहेगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो चला लंच करने। तुझे जब करना हो तू कर लेना, और वैसे भी मुझे तो खेलना भी है। मोंटी, खाना खाकर तुम भी अपना काम जल्दी से कर लो, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगी। हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगा। ऐसा कहकर मोंटी वहाँ से भाग जाता है। मोंटी और पीहू क्लासमेट होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे, इसलिए मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को पीहू की तरह बनने को कहते थे। देखो मोंटी, पीहू घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। उसके मम्मी पापा को कभी उसकी शिकायत नहीं सुननी पड़ती और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारे टीचर हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि तुम कभी काम समय पर नहीं करते, होमवर्क करके नहीं लाते, प्रोजेक्ट टाइम पर जमा नहीं करते। पापा, मैं कल से सारा काम टाइम पे करूँगा, आप देख लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समय की अहमियत को समझो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। मोंटी ने ऐसा कह तो दिया, पर इसके बावजूद उसने इस बात पर कभी अमल नहीं किया। वो अभी वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया और मार्च का महीना शुरू हो गया। उसके पेपर के अब बस 2 दिन बचे थे, पर उसको अभी भी कोई चिंता नहीं थी। वो अभी भी खेलता रहता था। अरे मोंटी, तुम खेल रहे हो? अरे परसों से पेपर हैं अपने, घर में जाकर कुछ पढ़ो। परसों से है ना, तो मैं कर लूंगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना। मोंटी ऐसा कहकर खेलने के लिए निकल गया, पर पीहू अपनी पढ़ाई करती रही। अगले दिन फिर मोंटी खेलने के लिए निकलने लगा। उसे देख फिर पीहू बोली, मोंटी, तुमने सब पढ़ लिया क्या जो तुम ऐसे घूमने जा रहे हो? नहीं, लेकिन आज रात को सब पढ़ लूंगा। मोंटी, तुम खेलने मत जाओ, देखो मौसम कितना खराब है, मुझे तो लगता है बारिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लाइट भी चली जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी ही पढ़ लो। तुम तो खामखा डर रही हो। पीहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मौसम अभी साफ हो जाएगा, जरा से बादल हैं, अभी हवा चलेगी, सारा साफ हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर बारिश होने से लाइट चली जाए। मोंटी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश होने लगती है। मोंटी भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट है ही नहीं। मम्मी, लाइट चली गई क्या? हाँ बेटे, तुझे तो मालूम है ना, बारिश होती ही बिजली चली जाती है। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता था ना कि कल तुम्हारा पेपर है, तो खेलने की बजाय पढ़ने नहीं बैठ सकते थे तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज का काम कल पर मत डालो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मोंटी अब दुखी हो जाता है। अगले दिन पेपर में वो कुछ भी नहीं लिख पाता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। वहीं पीहू का पेपर बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसने अपना पाठ अच्छे से याद किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, समय का सदुपयोग करो, जैसे पीहू ने किया, मोंटी की तरह नहीं।